Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sod. उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 में लास्ट लेक्चर में हमने लर्नर्स की कुछ विशेषताएं डिस्कस की थी जो कि एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ और भी विशेषताएं होती हैं जो कि आप लोगों को आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस सेशन में अंत तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन पर मेजर फोकस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो सेक्शन है जो कि आपको सिलेक्शन लेने में मदद कर सकता है। तो इसके लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है, जहां पर आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करवाते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ और कुछ ट्रिक्स के साथ। यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की हम श्योरिटी देते हैं। साथ ही आपको फुल सिलेबस नोट्स मिल जाएंगे, जिसको इजीली मोबाइल फोन में भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है, जिसमें से एज इट इज 100% क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मॉक टेस्ट आपकी फाइनल प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है। साथ ही 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज मिल जाएगी, वो भी आंसर्स एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। सो अगर आप स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करते हो अभी भी, तो बहुत इजीली पेपर वन में अच्छा स्कोर कर सकते हो। फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। इसके ओवरव्यू के बाद आप कंटेंट पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आपके सामने मेरे लेक्चर्स हैं। अगर आप सिर्फ यहाँ पर इस फोल्डर में मेरे लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज और नोट्स को फॉलो करते हो, तो भी आपका सिलेक्शन 100% होगा ही। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर फ्री डेमो वीडियोस भी हैं एंड यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, जहाँ पर आपको थ्योरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स एंड टेस्ट मिल जाएंगे, जो कि काफी हैं आपकी तैयारी के लिए। सो गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इसकी पूरी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो एंड इसको इजीली ज्वाइन भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, पेपर वन यानी कि पेपर वन में यूनिट वन यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का ये कंप्लीट सिलेबस है। अभी तक हमने ये वाला कंप्लीट सेक्शन कवर कर लिया है एंड आज हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये टॉपिक इधर है, एंड अडोलेसेंट एंड अडल्ट लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिसमें हम बात कर रहे हैं अडोलेसेंट एंड अडल्ट लर्नर्स की। तो प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बताया था कि अडोलेसेंट लर्नर्स होते हैं यानी कि किशोर बच्चे, किशोर अवस्था जो होती है, ये होता है 10 साल से लेकर के लगभग 16-17 साल तक के जो बच्चे होते हैं, वो आते हैं अडोलेसेंट कैटेगरी में। दूसरे होते हैं अडल्ट लर्नर्स, जो कि 18 प्लस लर्नर्स होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अडोलेसेंट एंड अडल्ट लर्नर्स की ये जो फोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये किस तरह से डिफरेंट होती हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये जो इस पर्टिकुलर स्लाइड में आज मैं आपको बताऊंगी, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो आप इसको नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अडोलेसेंट लर्नर्स के एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक की। तो एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले तो ये आता है कि वो लोग हर चीज को रिलेट करना चाहते हैं। बच्चे होते हैं ना, बहुत सवाल पूछते हैं, हम कुछ कराएंगे तो उनको लगेगा कि आधी चीजें बेकार हैं, आधी चीजों के कॉन्सेप्ट वो नहीं समझ पाएंगे, तो वो चाहेंगे कि हम उनको डिटेल में बताएं। तो ये होते हैं एडोलेसेंट लर्नर, कि वो हर एक चीज को डीप में समझना चाहते हैं, कि इसके पीछे रीजन क्या है, इसको हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजें। दूसरा उनका एकेडमिक पॉइंट क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि इसमें वो कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ को मूव करते हैं। इस चीज को नोट कर लीजिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज इट इज स्टेटमेंट थी। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की ओर अगर कोई बच्चा मूव करता है, तो वो कौन सा लर्नर है एंड उसकी ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आपको आंसर देना है एडोलेसेंट लर्नर है एंड ये उसकी एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक है। राइट। नेक्स्ट है, एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक में यही है कि इंटरेस्ट इन इंटरेक्टिंग विद पीयर्स ड्यूरिंग लर्निंग एक्टिविटीज, यानी कि अपने आसपास के लोगों के साथ उनकी इंटरेक्शन जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है। पीयर का मतलब होता है जो हमारे आसपास रहते हैं, जो हमारे आसपास हमारे साथ काम करते हैं, उन लोगों के साथ वो इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा समझते हैं। नेक्स्ट आता है सोशल कैरेक्टरिस्टिक की। अगर हम लोग बात करें तो इसमें वो अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए उनको अपने पेरेंट्स में कोई अच्छी आदत लगती है, तो वो उसको मतलब नोट करते हैं, उसको अपने आप में अपनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। दूसरा, जैसे कई बार होता है ना कि मेरा फ्रेंड कोई किस तरह से बात कर रहा है, मुझे वो तरीका अच्छा लगे या अट्रैक्टिव लगे, हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं एंड अपने आप में उस चीज को इनहेल करने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है सोशल कैरेक्टरिस्टिक एक अडोलेसेंट लर्नर की। अभी तक उनका अपना कोई बेसिक नेचर नहीं होता, अभी वो सामने वाले को देखकर उस अकॉर्डिंग उनके हिसाब से उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं।
सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो वी ट्राई टू कॉपी द बिहेवियर ऑफ पीपल अराउंड अस। नेक्स्ट सोशल कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, इस एज में हम क्या करते हैं, अपनी सोशल पोजीशन यानी कि अपनी एक सोशल इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। इस एज में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये रहता है कि यस हम स्कूल जाएँ तो सब हमें जानते हों, सब हमसे अच्छे से बात करें। ये जैसे मूवीज़ टाइप होता है ना, उस तरह से वो चाहते हैं। तो एक सोशल इमेज उनकी अच्छी होनी चाहिए। इस एज में तभी होता है कि स्टूडेंट्स को अगर कोई डाँट दे सबके सामने तो वो बहुत बुरा मान जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारी इमेज खराब हो रही है, हमसे लोग अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें रहती हैं, ठीक है? नेक्स्ट है एडोलेसेंट लर्नर्स लव टू मेक ग्रुप्स विद पीपल हैविंग सम बैकग्राउंड और मेंटालिटी, यानी कि कुछ सेम बैकग्राउंड और मेंटालिटी के लोगों के साथ वो अपने ग्रुप्स बनाने लग जाते हैं। इस तरह से इनकी दोस्ती और इस तरह से चीजें जो है ये कनेक्ट कर पाते हैं, राइट? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक। सो इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में मूड स्विंग्स बहुत आते हैं इस एज में बच्चों के। तो चाहे क्लास में हो, ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा भी टीचर ने क्लास में स्टूडेंट्स को कुछ बोल दिया तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे, वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं। तो ये सारे आते हैं उसके इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक में। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर किसी बच्चे को आप क्लास में पढ़ा रहे हो, किसी बच्चे को मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो छोटी-छोटी बात पे इरिटेट हो रहे हैं, आप उनको पढ़ा रहे हो, जो भी कर रहे हो वो इरिटेट हो रहे हैं, तो वो कौन से लर्नर की कौन-सी कैरेक्टरिस्टिक है? तो ये एडोलेसेंट लर्नर की इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आता है, ठीक है? एंड इमोशनली वो जो है काफ़ी वीक होते हैं इस टाइम पे, उनकी एनर्जी लेवल बहुत हायर होता है एंड दे वांट टू रिलीज़ दैट एनर्जी। ठीक है? हाई एनर्जी होती है एंड इससे ये बड़ी गंदी एक्टिविटीज़ में भी पड़ जाते हैं। एक आपने भी सुना होगा कि एक एज होती है बिगड़ने की और सुधरने की, जो उस एज में बिगड़ गया, वो बिगड़ गया। तो ये वो इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक होती है एडोलेसेंट लर्नर्स की, ठीक है? कि वो इस एज में एनर्जी हायर होती है, कहीं पे उस एनर्जी को यूज़ करना चाहते हैं, सो वो बैड एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट आती है कॉग्निटिव एबिलिटीज, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव एबिलिटी जो होती है एक अडोलेसेंट लर्नर की, वो ये होती है कि वो अ, किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज अगर हमारे सामने आ जाती है तो उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है? जैसे कि बहुत फेमस होना चाहते हैं। इफ अ कैट क्रॉस, जैसे एक होता है ना, आपने सुना होगा कि अगर एक बिल्ली रास्ता काट जाती है, एक बिल्ली अगर रास्ता काट जाती है तो वो अशुभ होता है। इस तरह की बहुत सी बातें आपने सुनी होंगी, हालाँकि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हो मानते हैं लोग। तो ये होती है कॉग्निटिव मतलब मेंटल एबिलिटी। तो उन्होंने ये बातें घर पे सुनी है एंड वो उन सुनी-सुनाई बातों को अभी ध्यान में दे रहे हैं, ठीक है? एंड उस अकॉर्डिंग ही उनका बिहेवियर धीरे-धीरे बनने लग जाता है। तो ये होता है कॉग्निटिविटी के अंदर उनकी। सो एवरी एडोलेसेंट लर्नर फॉर सच थिंग्स एंड स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, ठीक है? फ़ोकस करते हैं ये इस तरह की चीज़ों पे एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन्स पूछने लग जाते हैं। अब जैसे उनको कोई बोलेगा कि हाँ, जब बिल्ली रास्ता काट जाए तो आपने आगे नहीं बढ़ना, आपने यहीं पे रुक जाना है, राइट? लेकिन वो पूछेंगे ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, किसने बनाया, ये बेकार की चीज़ें हैं। लेकिन कहीं न कहीं उनके माइंड में ये बात आ चुकी है एंड वो उस चीज़ पे फ़ोकस करने लग चुके हैं। एंड वो कहीं न कहीं जब बिल्ली रास्ता काटेगी तो वो रुकेंगे एंड इस चीज़ पे ध्यान देंगे ही देंगे। ठीक है? तो ये होती है एक एडोलेसेंट लर्नर की कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक। ये जो है इम्पेशेंट होते हैं, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता है एंड दे हैव एबिलिटी टू डू सेल्फ रिफ्लेक्टिव, दैट मीन्स दे इम्प्लीमेंट एवरीथिंग, यानी कि जो उनको अच्छा लगता है वो उसको इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर इम्प्लीमेंट तो करते हैं अपने आप पे, उस चीज़ को अडॉप्ट तो कर लेते हैं। एंड कॉग्निटिविटी में ये होता है कि वो अपने माइंड में उस चीज़ को इतना सेट कर देते हैं कि उसकी वजह से उनका ये एक परमानेंट नेचर ही बन जाता है। तो ये होती हैं 4 कैरेक्टरिस्टिक्स एक एडोलेसेंट लर्नर की, ठीक है? सो एक एडोलेसेंट लर्नर की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? अब हम लोग बात करेंगे एडल्ट लर्नर के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स की। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स, 1 सेकंड। अडल्ट लर्नर्स क्या होते हैं? 18 प्लस होते हैं, यानी कि समझदार बच्चे होते हैं। जैसे कि एडोलेसेंट में उनको समझाना पड़ता है, हर एक चीज़ को पढ़ाना पड़ता है डिटेल में, लेकिन जब आप अडल्ट हो जाते हो तो आप लोगों को हर एक चीज़ को डिटेल में नहीं बताना पड़ता। उनके पास क्या होती है, एक बिग पिक्चर व्यू रहता है कि वो क्या करना चाहते हैं। कहीं न कहीं वो डिसाइड कर चुके होते हैं एंड वो फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, उस चीज़ में वो एंटर हो चुके हैं। इट रिक्वायर बिग पिक्चर व्यू ऑफ व्हाट दे आर लर्निंग एंड दे नीड टू नो हाउ स्मॉल पार्ट्स फिट इंटो लार्ज लैंडस्केप।
यानी कि अडल्ट लर्नर्स नो हाउ टू गेट बिग थिंग्स इफ वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग टुडे। इस एज में हमें पता होता है कि आज अगर हम पढ़ने लगेंगे तो आने वाले 1 से 2 साल में हम किस लेवल पे पहुँच जाएँगे, हम क्या-क्या कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत होती हैं, ठीक है? एंड इसके साथ ही एकेडमिक की बात करें तो ये होते हैं रिज़ल्ट ओरिएंटेड। यानी कि इनको अच्छे रिज़ल्ट चाहिए होते हैं एंड ये रिज़ल्ट पे इतना फ़ोकस करते हैं, रिज़ल्ट का इनको इतना वो रहता है कि अपना जो हार्ड वर्क है वो अच्छे से करते हैं, जो काम है वो अच्छे से करते हैं। ठीक है, they are result oriented, that means they have specific expectations for what they will get out of learning activities, and if they know that they can't achieve that goal then definitely they will give up. तो एक लेवल पे ऐसा होता है कि अडल्ट लर्नर्स को पता होता है कि नहीं हम ये नहीं कर पाएंगे, तो वो इजीली उसको छोड़ के दूसरी तरफ मूव भी कर सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि कौन-सी चीज़ उनके लेवल की है, कौन-सी चीज़ उनके लेवल की नहीं है एंड किससे उनका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, किस चीज़ से उनको नुकसान भी पहुँच सकता है। अब बात करते हैं इनके सोशल कैरेक्टरिस्टिक की। तो सोशल कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, देयर इज़ नो नीड टू कंट्रोल एंड डायरेक्ट द अडल्ट लर्नर्स। इनको डायरेक्ट नहीं करना पड़ता, ये समझदार होते हैं क्योंकि जो एडोलेसेंट से बढ़िया निकल गए, वो आगे बढ़िया ही चलते हैं। तो पेरेंट्स को भी इतना उनको कंट्रोल नहीं करना पड़ता। आपने देखा होगा, जब तक हम लोग स्कूल में होते हैं जब तक हम स्कूल में होते हैं तो कितना टीचर्स हमें डायरेक्ट और कंट्रोल करके रखते हैं। लेकिन जब हम कॉलेज में पहुँच जाते हैं, स्पेशली मास्टर्स में पहुँच जाते हैं, तो आपको पता है कि उधर टीचर्स हम पे इतना ध्यान भी नहीं देते क्योंकि उनको पता है कि बच्चे अपना अच्छा और गलत समझते हैं। ठीक है? सो इस तरह से रहती हैं ये सोशल एक्टिविटीज़ एंड दे प्रेफर अ लर्निंग कम्युनिटी विद व्हूम दे कैन इंटरैक्ट एंड डिस्कस क्वेश्चंस एंड इश्यूज़। ठीक है? इस एज में सभी चाहते हैं कि सब हमें रिस्पेक्ट से ट्रीट करें, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि अडल्ट लर्नर्स की सोशल कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से ये स्टेटमेंट ट्रू है या फ़ॉल्स है। वो ये है कि इस एज में बच्चे चाहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट से बात करें एंड वो एक कम्युनिटी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं ताकि लोग उनको पहचानें एंड वो किसी बड़े बात पे अगर डिस्कशन कर भी रहे हैं, तो उनसे बड़े एज के लोग, बड़े एक्सपीरियंस के लोग उनको जो है गाइड कर सकें। नेक्स्ट आती है फिर इनकी इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक। सो इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक जो है इसमें दे प्रेफर अ सेंस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ डायरेक्शन। वो खुद से डिसाइड करना चाहते हैं। वो खुद से डिसाइड करना चाहते हैं कि हम कहाँ जाएँ, हम क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या नहीं पढ़ना चाहते। उनको अपने इंटरेस्ट, अपने हॉबीज़ के बारे में पता चल जाता है। यानी कि प्लस 2 तक तो हमें पता है हमें कॉमन चीज़ें पढ़नी है, लेकिन कॉलेज लेवल तक हम लोगों को ये समझ आ जाता है कि मुझे जैसे कि आर्ट्स यानी कि ड्राइंग वगैरह चीज़ों में आर्ट, ड्राइंग इन चीज़ों में इंटरेस्ट है या फिर मुझे डॉक्टर बनना है या फिर मुझे जो भी करना है इंजीनियरिंग करनी है, तो कौन से फील्ड में इंजीनियरिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं इस एज में। एंड लास्ट है कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या होता है, दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर देयर ओन सक्सेस और फेलियर। अब जैसे आप सभी एडल्ट लर्नर्स हो, ठीक है, आप लोग अगर इस समय पे फेल हो जाते हो तो आपको पता है कि आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो अपनी इस चीज के लिए। तो कॉग्निटिविटी होती है कि माइंड में उन्होंने ये चीज को रखा है कि वो क्या है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हर चीज की, कि हम ही रिस्पॉन्सिबल है, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे गलत हो रहा है। दे आर ऑटोनॉमस एंड सेल्फ डायरेक्टेड एंड दे वांट टू अप्लाई न्यू नॉलेज एंड स्किल इमीडिएटली। एक एज ऐसी आती है जैसे एडल्ट लर्नर्स होते हैं, वो नया कुछ सीखना भी चाहते हैं कि शायद हम इस फील्ड में कुछ अच्छा कर जाएं। तो ये जो चाह से रिलेटेड एग्जाम्पल अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली बता सकते हो कि अडल्ट लर्नर्स की कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। राइट? सो ये थोड़ा-सा मतलब बड़ा टॉपिक हो चुका है लेकिन ये बहुत ईज़ी है एंड एक बार भी अगर आपने इसको ध्यान से सुन लिया है, तो भी आई नो आप लोग इसको अच्छे से कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करेंगे डिफरेंट स्टेजेस की। एक बच्चा जब पैदा होता है, एक स्टूडेंट जब पैदा होता है, तो उसको एज में उसकी पूरी डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। यानी कि बर्थ से लेकर के 2 साल तक के बच्चा, इस एज में उनको बोला जाता है सेंसरी मोटर स्टेज। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है? सेंसरी मोटर स्टेज इसको बोला जाता है। सो इसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, द इन्फेंट लर्न्स अबाउट द वर्ल्ड थ्रू देयर सेंसेस एंड थ्रू देयर एक्शंस। तो जो बच्चा पैदा होता है वो अपने ऑब्जर्व करेगा अपने सेंसेस से, अपने पेरेंट्स को देख करके ही चीज़ें सीखता है, उसके आस-पास कैसा माहौल है, वो वैसी ही चीज़ें सीखता है। ड्यूरिंग द सेंसरी मोटर स्टेज अ रेंज ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलप, यानी कि उनका जो माइंड है, उनका जो मेंटल लेवल है, वो बढ़ने लगता है, डेवलपमेंट स्टेज पे होता है। इट इंक्लूड ऑब्जेक्ट परमेंसेस, सेल्फ रिकॉग्निशन,
डेफर्ड इमिटेशन एंड रिप्रेजेंटेशनल प्ले। ठीक है? इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप न्यूबॉर्न बेबी से लेकर के 2 साल तक का बच्चा देखते हो, तो आपको पता है कि उनका ग्रोथ लेवल क्या होता है, उनके किस तरह से समझने की प्रक्रिया चलती है। ठीक है? इसके और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डेवलपमेंटल चेंज क्या होते हैं इसमें? दे रिलेट they relate to the emergence of the general symbolic function which is the capacity to represent the world mentally, यानी कि वो दुनिया को समझने की, दुनिया का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता इस समय पे रखती हैं। At about 8 months, the infant will understand the permanence of objects and that they will still exist even if they can't see them, and the infant will search for them when they disappear. 8 महीने की एज में ये बोला गया है कि बच्चे चीज़ों को समझने लग जाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है, ऑब्जर्व करने लग जाते हैं कि कौन सी चीज़ पे हंसना है, कौन सी चीज़ पे कैसे रिएक्ट करना है, ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेपरेशनल स्टेज। ठीक है? प्री ऑपरेशनल स्टेज, सॉरी, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ये होता है 2 से 7 साल। इस एज के बच्चों को टॉडलर्स बोला जाता है एंड यंग चिल्ड्रन होते हैं एक्वायर द एबिलिटी टू इंटरनली रिप्रेजेंट द वर्ल्ड थ्रू लैंग्वेज एंड मेंटल इमेजिनरी। सो इस एज में बच्चे अपनी जो है मानसिक कल्पना करना शुरू कर देते हैं एंड उसी उसके हिसाब से, उसी को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को सीखने लग जाते हैं। इतना ही काफ़ी है इसमें। नेक्स्ट है, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये होता है 7 से 11 साल के बच्चे। इस स्टेज में क्या होता है, चिल्ड्रन बिगिन टू थिंकिंग लॉजिकली अबाउट कंक्रीट इवेंट्स। ठीक है? सो इनके बारे में ध्यान से समझना वो शुरू कर देते हैं। आपको स्टूडेंट ज़्यादा याद नहीं रखना, आप क्या करो, एक तो नाम याद रखो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एज याद रखो 7 से 11। आपने ज़रूर इस उम्र के बच्चे देखे होंगे तो आप आइडिया लगा सकते हो कि वो कैसे काम करते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज है 2 से 7 साल के बच्चे। ठीक है? इस तरह से याद रख लो। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 12 साल एंड उससे ज़्यादा के बच्चे वो क्या करते हैं, ड्यूरिंग दिस स्टेज हम एडोलेसेंट होते हैं, दे कैन डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है? दे कैन फॉलो द फॉर्म ऑफ एन आर्गुमेंट विदाउट हैविंग टू थिंक इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक। अब है आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत मतभेद। ये क्या होता है, देखो, दो लोग हैं, ए एंड बी, 2 लोग डिफरेंट होते हैं। किसी भी पैटर्न में, किसी भी मैनर में डिफरेंट हो सकते हैं। उस चीज़ को बोला जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन ऑल साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल, मेंटल एबिलिटीज, नॉलेज, हैबिट, पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर ट्रेट्स। इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ ही आपको बताती हूँ। ये है पर्सन ए, ठीक है, एंड ये है पर्सन बी। ठीक है? स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, हम इसको बोलकर चलते हैं। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलता है कि 2 बच्चे, 2 लोग आपस में अलग होते हैं। अब ये टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड में इसलिए ऐड किया गया है ताकि आप लोगों को आप लोग पता कर सको कि 2 बच्चे एक दूसरे से अलग हैं, तो हमें किसी को दूसरे के साथ कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना है। अब ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट ए जो है ये मैथ में बहुत अच्छा है, 100% भी स्कोर कर सकता है। लेकिन पर्सन बी जो है ये मैथ में बिल्कुल ज़ीरो है, ये मुश्किल से 10% स्कोर कर सकता है, यानी कि हर बार मैथ में फेल होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो हम ये नहीं बोल सकते कि ए बहुत अच्छा है, ये लाइफ में बहुत अच्छा कुछ करेगा। वहीं दूसरी तरफ पर्सन ए जो है वो गेम्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन पर्सन बी जो है ये गेम्स में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक खेल के आ चुका है, यानी कि 100% अच्छा है अपनी गेम्स वाले सेक्शन में। ठीक है? तो 2 लोग हैं, 2 क्राइटेरिया हैं, ये अपने आप में डिफरेंट हो सकते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में यही होता है कि अगर 2 स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट आपकी क्लास में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, उसका रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा, तो आप उसको कभी भी दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर ना करें। ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि उसको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही ना हो, वो किसी दूसरे सब्जेक्ट में इतना प्रो चल रहा हो, इतना अच्छे से काम कर रहा हो कि वो बहुत अच्छा उसमें अपना फ्यूचर बना सकता है। ठीक है? सो यही बोला जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। अब यहाँ पे एक तो जो डेफिनेशन मैंने बताई इसको याद रखो। एक एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं उनको किस बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है। पहला है फिजिकल अपीयरेंसेस। कुछ भी हो सकता है, पर्सन ए कोई लड़की है वो बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है? जो बी है वो ब्यूटीफुल नहीं है।
तो क्या है, उनका फिजिकल अपीयरेंस है, किसी की हाइट कम हो सकती है, किसी की हाइट ज्यादा हो सकती है, तो इस बेसिस पे उनको कंपेयर करना बिल्कुल गलत हो सकता है। अब आप बोलोगे कि हाइट कहीं न कहीं मैटर करती है। जैसे अगर हम कहीं पे भर्ती टाइप के लिए जा रहे हैं, ठीक है, आर्मी में जाना चाहते हैं, तो वो वहाँ पे हाइट मैटर करती है। तो वो एक क्राइटेरिया होता है, लेकिन वहाँ पे उनमें डिफरेंस नहीं किया जाता। वो एक अलग चीज़ है, ठीक है? तो आप लोगों ने उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। दूसरा है इंटेलिजेंस लेवल, वो मैं आपको एग्जांपल बता चुकी हूँ। दूसरा है एटीट्यूड। एटीट्यूड पे यहाँ पे हमारा मतलब है कि किसी एक पर्सन का किसी एक चीज़ को लेकर के पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो सकता है, दूसरे पर्सन का उस चीज़ को लेकर के पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो सकता है, जिस चीज़ से डिबेट्स भी शुरू हो सकती हैं, ठीक है? कोई भी डिबेट जीते अपनी एंड पे तो दोनों ही लोग सही होते हैं, तो ये होते हैं डिफरेंट एटीट्यूड। नेक्स्ट है डिफरेंट अचीवमेंट्स, इसका एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे आपको बताया है, यही अचीवमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट है सेक्स। अब बोलोगे कि मेल एंड फीमेल दोनों को इक्वल अपॉर्च्युनिटीज मिलती हैं, दोनों को इक्वल लेवल पे रखा जाता है, ठीक है? डिफरेंस नहीं किया जाता मेल फीमेल में, तो यहाँ पे इस चीज को क्यों ऐड किया गया? कई बार क्या होता है कि कुछ चीजों के लिए कुछ रिक्रूटमेंट्स होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो कि मेल ही कर सकते हैं, कुछ फीमेल्स ही कर सकती हैं, तो उस चीज़ को लेकर के यहाँ पे बोला गया है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस में ये चीज़ को भी ऐड जनरली किया जाता है, लेकिन नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेटस, कि पर्सन जो है, स्टूडेंट जो है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। सबका फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, तो उस चीज़ पे भी उनमें डिफरेंस कभी नहीं करना चाहिए। इमोशन तो आपको पता ही है कि कौन कैसा बिहेवियर वाला है, किसकी क्या पर्सनैलिटी है, ठीक है? तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे जो ज़्यादा इमोशनल स्टूडेंट है, ठीक है? उसको आप थोड़ा-सा डाँट लो, वो रोने लग जाएगा, ठीक है? वो उस बात को दिल पे ले लेंगे एंड हो सकता है कि वो उस चीज़ को लेकर के पढ़ाई बिल्कुल ही छोड़ दें, या फिर वो हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा पढ़ ले कि यस, आज मुझे डाँट पड़ी है, आगे से नहीं पढ़नी चाहिए। एक वहाँ पे दूसरा बच्चा है, उसका इमोशनल लेवल जो है वो ऐसा है कि आप उसको जितना मर्ज़ी डाँटो, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अच्छा बोलो, बुरा बोलो, पढ़ाओ, डाँटो, जो मर्ज़ी करो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हर एक बच्चे का इमोशनल लेवल, इमोशन जो है वो भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है? सेम वही है, उनकी पर्सनैलिटी भी डिफरेंट होती है। सो इन सब चीज़ों को यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है एंड यही बोला गया है कि हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को किस तरह से कैरेक्टराइज़ किया गया है जनरली, राइट? सो आई होप स्टूडेंट्स आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है। आज जो हमने जो टॉपिक किए हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड प्रीवियस वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मिस हो चुके हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू